हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी एजी ऑनर्स जो कि सेकंड सेमेस्टर का ये 2024 का पेपर है, जो कि सब्जेक्ट है आपकी फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इसको सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट 2023 यानी पुराना पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पर वो भी अपलोड है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, तो वहाँ से आप इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। और इस दोनों पेपर को अगर आप देखेंगे तो उससे आपके मैक्सिमम मार्क यहाँ पर आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि लगभग कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो इसमें टोटल आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम कवर करेंगे। तो इसमें पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है, बैक्टीरिया पर हमला करने वाले वायरस को क्या कहा जाता है। उसको हम वीरोफेज बोलते हैं या लाइसोफेज बोलते हैं या बैक्टीरियोफेज बोलते हैं या साइनोफेज बोलते हैं। तो जो बैक्टीरिया पर हमला करने वाले वायरस होते हैं उसको हम बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। और ये जो फेज नाम है, जो फेज नाम दिया गया था, ये 1917 में डी हेरल के द्वारा दिया गया था। डी हेरल के द्वारा इस नाम को दिया गया था, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इस फाज का जो नाम है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बैक्टीरिया ईटर, यानी जो बैक्टीरिया का भक्षण करने वाला होता है, अर्थात जीवाणु भक्षी इसको हम कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दूसरा, टीएमवी का आकार है। ऑप्शन है इसके लिए रॉड के आकार का, अंडाकार, घनाकार, गोलाकार। तो जो टीएमवी वायरस होता है यानी टोबैको मोज़ेक वायरस, ये आपका रॉड शेप्ड होता है, यानी रॉड के आकार का होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जिसकी लेंथ की बात करें यानी लंबाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो होती है 300 नैनोमीटर। कितना होता है? 300 नैनोमीटर। और इसका जो डायमीटर होता है यानी व्यास की बात करें तो वो 15 नैनोमीटर का पाया जाता है। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अगर आपसे पूछ ले टीएमवी का जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जा रहा है तो इसमें एसएसआरएनए पाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर आपके जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो आरएनए के बने होते हैं। लगभग 80% आपके ऐसे प्लांट डिजीज़ हैं जिसमें आरएनए ही देखने को मिलता है। बाकी आपका जो 20% बचते हैं उसमें आपके डीएनए वायरस जो कि प्लांट में इन्फेक्ट करते हैं वो डीएनए वायरस होते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। वायरस आप जानते हैं कि इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों कभी नहीं होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ऐच्छिक परजीवियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है इसके लिए, प्रजनन चरण को पूरा करने के लिए उन्हें मेज़बान पौधों की आवश्यकता होती है। मेज़बान का मतलब होता है परपोषी या होस्ट। उसके बाद दूसरा है, इनका मेज़बान के साथ सहजीवी संबंध होता है। अगला, वे सामान्यतः मृत जीवी होते हैं और कभी कभी परजीवी भी बन जाते हैं। और इसके बाद अगला यहाँ पर ऑप्शन है, वे बांध परजीवियों की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं। इसमें बताना है कि और जो फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं उनके लिए कौन सा कथन सत्य है। तो जो आपके फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं वो सामान्यतः क्या देखे जाते हैं, मृत जीवी देखे जाते हैं। और जब कभी कभी इनको मान चलिए कोई प्लांट मिल गया तो उसके ऊपर ये परजीवी के रूप में थोड़े समय के लिए अपना जीवन यापन कर लेते हैं, बाकी उसको मार करके फिर उस पर मृत जीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। तो उसको हम फैकल्टेटिव पैरासाइट बोलते हैं। अगर आपसे ऑब्लिगेट पैरासाइट पूछ ले तो उसका मतलब होता है कि वो सिर्फ लिविंग के ऊपर ही अटैक करता है, यानी जो परपोषी होगा जब तक वो लिविंग रहेगा तब तक ही उसकी कोशिकाओं से ये अपने भोजन को अवशोषित करेंगे। मर जाने के बाद पौधे के उससे अपना पोषण प्राप्त नहीं करते हैं, तो उसको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है। उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है, ह्यूमिकोलस, लिग्निकोलस, कवक युक्त या फंगिकोलस या फिर कैप्रोफिलस।
तो जो गोबर पर उगने वाले कवक होते हैं उसको हम कैप्रोफिलस के नाम से जानते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब जान लेते हैं कि ह्यूमिकोलस क्या होता है। तो जो ह्यूमिकोलस होता है जो सॉइल के ऊपर या फिर कह लीजिए ह्यूमस के ऊपर जो ग्रो करते हैं उसको हम ह्यूमिकोलस के नाम से जानते हैं। लिग्निकोलस क्या है, ये जो लकड़ी के ऊपर यानी जो सड़ी गली लकड़ी होती वुड होती हैं उनके ऊपर आप देखे होंगे कि फंजाई ग्रो करता है, तब इसको हम लिग्निकोलस बोलते हैं। फंगीकोलस क्या है, अगर जो कवक होते हैं उनके ऊपर अगर आपका कवक उगता है तब उसको हम फंगीकोलस के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 5वां, निम्नलिखित में से किस कवक को डेथ कैप के रूप में जाना जाता है। इसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर बोलेटस मिराबिलिस, पिलोबोलस क्लेनी, साल्यूटा कैम्पेस्टिस, फिर एमनिटा फालोइड्स। तो जो डेथ कैप फंजाई होते हैं उसको उसका जो नेम होता है साइंटिफिक वो होता है एमनिटा फालोइड्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राइजोपस में पोषण की विधि क्या है। इसके लिए ऑप्शन है स्वपोषी, सहजीवी, मृतोपजीवी या फिर परजीवी। तो जो राइजोपस होता है वो आपका सेप्रोफिटिक नेचर का होता है यानी मृतोपजीवी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ये जो राइजोपस है और म्यूकर ये दोनों जाइगोमाइकोटिना के अंतर्गत आते हैं और इसका जो ऑर्डर होता है वो म्यूकरेल्स होता है, म्यूकरेल्स। तो इसका जो ऑर्डर होता है म्यूकरेल्स होता है। म्यूकर और राइजोपस दोनों आते हैं जो कि दोनों सेप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, माइसीलियम के बिना कवक है, यानी ऐसा कवक आपको बताना है जिसमें माइसीलियम नहीं पाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन है सैक्रोमाइसीज, राइजोपस, फाइटोप्थोरा, पक्सीनिया। तो जो आपके राइजोपस हैं, फाइटोप्थोरा है, पक्सीनिया, इसमें तो माइसीलियम पाया जाता है। सैक्रोमाइसीज में माइसीलियम नहीं पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 8th नंबर, सबसे छोटा स्वतंत्र जीवित जीव है। इसके लिए ऑप्शन है डायटम, वायरस, माइकोप्लाज्मा या फिर साइनोबैक्टीरिया। तो जो सबसे छोटी कोशिका आप लोगों ने सुना होगा किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एडिनोवायरस का आनुवांशिक पदार्थ है। यहाँ पर एडिनोवायरस के जेनेटिक मटेरियल को आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन है SSRNA, SSDNA, DSRNA या फिर DSDNA। तो जो एडिनोवायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डबल स्टैंडर्ड DNA यानी DSDNA होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है इंट्रासेलुलर पैरासाइट जो कि नहीं है। इसके लिए ऑप्शन है रिकेट्सिया, वायरॉयड, वायरस, ई कोलाई। इसमें जो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट नहीं है वो ई कोलाई है। जिसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बाकी ये सभी यहाँ पर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जीवाणु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन अनुपस्थित है। तो इसके लिए ऑप्शन है कोशिका भित्त, RNA, राइबोसोम और अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो जो जीवाणु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्त पाई जाती है, RNA पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता, तो इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। और ये जीवाणु कोशिका आप जानते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स है, यानी ये प्रोकैरियोटिक जीव में आता है। तो इसलिए इसमें आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, माइकोप्लाज्मा निम्न के प्रति संवेदनशील होने के कारण वायरस से भिन्न है। यानी माइकोप्लाज्मा के बारे में बताना है कि वो किसके प्रति संवेदनशील है। इसके लिए ऑप्शन है शुगर, टेट्रासाइक्लिन, अमीनो अम्ल, प्रोटीन। तो जो माइकोप्लाज्मा है वो टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील होता है, इसके कारण से ये वायरस से भिन्न होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील होता है, लेकिन ये
आपका जो पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन, उसके प्रति ये आपका रेसिस्टेंस होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो पेनिसिलिन के प्रति रेसिस्टेंट पाए जाते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बैंगन का छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है? उसका ऑप्शन है वायरस, फाइटोप्लाज्मा, वायरॉइड, कवक। तो जो बैंगन का छोटी पत्ती रोग यानी लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा रोग पैदा करने वाला एजेंट है जो केवल उच्च पौधों में मौजूद होता है? सबसे छोटा यहाँ पर बताना है जो कि उच्च पौधों में मौजूद होता है। तो इसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, वायरॉइड, वायरस और प्रियॉन। तो इसमें जो आपके उच्च पौधों में रोग उत्पन्न करता है जो कि सबसे छोटा है वो आपका होता है वायरॉइड। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो प्रियॉन्स होते हैं ये आपके सबसे मतलब ये आपके जंतुओं में तो डिजीज़ काज करते हैं, लेकिन प्लांट में अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। और जंतुओं में एक डिजीज़ होता है मैड काऊ, जो कि मैड काऊ होता है, वो प्रियॉन्स के द्वारा काज किया जाता है। और ये जो प्रियॉन्स होते हैं ये इन्फेक्शियस प्रोटीनस पार्टिकल्स होते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जो कि वायरॉइड होता है ये आपका आरएनए, नेक्ड आरएनए का बना हुआ होता है, यानी इसके ऊपर कोई खोल नहीं पाई जाती प्रोटीन की। जो प्रोटीन की खोल पाई जाती है जिसके ऊपर, वो आपका वायरस होता है। और ये दोनों यहाँ पर तीनों ये जो दिए गए हैं तीनों नॉन सेलुलर होते हैं, तीनों नॉन सेलुलर यानी अकोशिकीय होते हैं, इनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एड्स के लिए उत्तरदायी वायरस किसका उदाहरण है? ऑप्शन है एडनो वायरस, मोजाइक वायरस, टी इवन वायरस या फिर रेट्रो वायरस। तो जो एड्स के लिए उत्तरदायी वायरस है वो रेट्रो वायरस है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उस विशेष हाइफल टिप का नाम क्या है जिसके माध्यम से परजीवी कवक जीवित मेजबान के साइटोप्लाज्म से सीधे पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं? तो यहाँ पर ऐसे हाइफल टिप के बारे में बताना है जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो आपके होस्ट प्लांट से जो आपका परजीवी कवक है वो पोषण प्राप्त करता है। तो इसके लिए ऑप्शन है हास्टोरिया, मिल्ड्यू, कंसेंट्रिंग रिंग या संकुचन वलय या फिर माइसीलियम। तो जो हास्टोरिया होता है इसी के द्वारा क्या करते हैं, ये कवक जो होस्ट प्लांट होते हैं उनसे पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। सीधे वो एंट्री नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी हास्टोरिया को ही उस कोशिका के अंदर धंसा देते हैं और ये उससे फिर पोषण को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसको हास्टोरिया को हम चूसकांग के नाम से भी हिंदी में जानते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इस कवक प्रभाग में क्लब कवक शामिल है। ऑप्शन है जाइगोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा। तो जो क्लब कवक होते हैं या क्लब फंजाई होते हैं वो बेसिडियोमाइकोटिना में शामिल हैं, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कैप्सिड के मुख्य कार्य हैं? ये वायरस की एंटीजेनिक विशेषता निर्धारित करता है, या आनुवांशिक सामग्री को न्यूक्लियस हमले से बचाता है, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर या डीएनए प्रतिकृति में मदद करता है। तो जो कैप्सिड होता है उसके दो मुख्य कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। ये वायरस की एंटीजेनिक विशेषता निर्धारित करता है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। और यह आनुवांशिक सामग्री को न्यूक्लिक हमले से बचाता है, तो न्यूक्लियस हमले से बचाता है, तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो इसमें आपके दोनों ऑप्शन सही, यानी इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। जीवाणु डीएनए में लगे हुए वायरल जीनोम को कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है लाइसोजेनी, प्रोफेज, लाइटिक चक्र या फिर बीजाणु जनित फेज। तो जो जीवाणु डीएनए में लगे हुए वायरल जीनोम होते हैं उसको प्रोफेज बोलते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये प्रोफेज क्या होता है, जो जब किसी बैक्टीरिया के जीनोम में एक वायरस का जीनोम मिल जाता है तब उसको हम प्रोफेज बोलते हैं।
और ऐसे बैक्टीरिया जिसमें यह शामिल होता है उसको हम लाइसोजेन बोलते हैं। अगर लाइसोजेन पूछा जाए तो क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया जिसमें ये शामिल होता है यानी प्रोफेज, तो उसको हम लाइसोजेन बोलते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो लाइटिक क्या होता है, लाइटिक चक्र, ये वायरस का डीएनए जीवाणु में प्रवेश के बाद उसके डीएनए से नहीं जुड़ता, तब इसको हम लाइटिक बोलते हैं। इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा होलोकार्पिक कवक है। इसके लिए ऑप्शन है एगेरिकस, अस्टिलेगो, सिनकाइट्रियम और एल्ब्यूगो। इसमें यहाँ पर आपको बताना होलोकार्पिक कवक यानी होलोकार्पिक फंगस के बारे में, जिसका पूरा का पूरा थैलस रिप्रोडक्टिव स्टेज में चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होलोकार्पिक फंगस। तो इसके लिए आपका जो सिनकाइट्रियम है ये ऑप्शन सही होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। बाकी सभी आपके यहाँ पर यूकार्पिक फंजाई में आते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके फलने वाले पिंडों में कैपिलिटियम पाया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन है ड्यूटेरोमाइसिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, मिक्सोमाइसिटिस। तो जो आपके मिक्सोमाइसिटिस होते हैं इसमें क्या देखने को मिलता है, फ्रूटिंग बॉडी के रूप में कैपिलिटियम देखने को मिलता है, जिसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एस्काई या फिर बेसिडिया धारण करने वाले उपजाऊ परत के नाम दिया गया है। परत को क्या नाम दिया गया है, तो इसके लिए ऑप्शन है स्पोरेंजियम, एस्कस, हाइमेनियम या फिर बेसिडियम। तो जो एस्काई या फिर बेसिडिया धारण करने वाली उपजाऊ परत होती है उसको हम हाइमेनियम बोलते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्लैंप कनेक्शन आमतौर में इसमें पाए जाते हैं, यानी क्लैंप कनेक्शन किसमें देखने को मिलता है आपको ये बताना है। उसके लिए ऑप्शन है एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, जाइगोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो जो क्लैंप कनेक्शन देखने को मिलता है वो बेसिडियोमाइसिटिस में देखने को मिलता है। और इस बेसिडियोमाइसिटिस या फिर बेसिडियोमाइकोटिना में आपके जो रस्ट और स्मट ये दोनों फंजाई देखने को मिलते हैं। कभी कभी इनका आर्डर भी आपसे पूछ लिया जाता है कि रस्ट फंजाई किस में आएंगे और स्मट फंजाई किस में आएंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि जो रस्ट फंजाई होते हैं वो यूरेडिनेल्स आर्डर में आते हैं, यूरेडिनेल्स आर्डर में आते हैं। और जो स्मट फंजाई होते हैं वो अस्टिलेजिनेल्स आर्डर में देखने को मिलते हैं, यानी अस्टिलेजिनेल्स आर्डर में आपके स्मट आएंगे और यूरेडिनेल्स आर्डर में आपके रस्ट आते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो आपके एस्कोमाइकोटिना है या एस्कोमाइसिटीज है, इसमें जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ काज करते हैं वो फंजाई देखने को आपको एस्कोमाइकोटिना में मिलते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का जीनोम है। वायरस का जीनोम यहाँ पर बताना है, डीएनए है या फिर आरएनए है या फिर डीएनए या आरएनए है या फिर डीएनए और आरएनए है। तो अभी आपको बताया था कि वायरस का जो जीनोम होता है वो या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वायरस है। तो इसके लिए ऑप्शन है मेगा वायरस, चिलेंसिस, आर्बो वायरस, हार्पीस वायरस या फिर कंठमाला या फिर मम्स वायरस। तो जो आपका सबसे बड़ा वायरस देखने को मिलता है तो वो मेगा वायरस चिलेंसिस होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो कि इसकी जो खोज है वो 2011 में हुई थी। कब हुई थी? 2011 में इसकी खोज हुई थी। और ये अन्य वायरस से लगभग 10 से 20 गुना अगर देखेंगे 10 to 20 टाइम्स ये क्या होता है, चौड़ा देखने को मिलता है। 10 से 20 गुना ये चौड़ा होता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैप्सोमेरेस के बारे में सत्य है। उसके लिए ऑप्शन है या कैप्सिड की एक व्यक्तिगत इकाई है, या प्रतिकृति के लिए एक वायरल प्रोटीन है, या वायरस में न्यूक्लिक एसिड की इकाई है,
या शोषण में सहायता करता है। तो जो कैप्सोमेरेज है ये क्या करता है, ये कैप्सिड की एक व्यक्तिगत इकाई है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर्स या कैप्सोमेरेज के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पेप्लोमेरेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी पेप्लोमेरेज के बारे में बताना है। इसके लिए ऑप्शन है, या कैप्सिड की एक व्यक्तिगत इकाई है, या घिरे हुए वायरस पर स्पाइक जैसा प्रक्षेपण है, या वायरल झिल्ली पर एक प्रक्षेपण है, या कैप्सिड पर एक स्पाइक जैसा प्रक्षेपण है। तो ये जो पेप्लोमेरेज होता है ये घिरे हुए वायरस पर एक स्पाइक जैसा प्रक्षेपण होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरस के बारे में सत्य है। तो इसके लिए ऑप्शन है, स्वतंत्र जीवन जीना, बाध्य परजीवी, ऐच्छिक परजीवी, या फिर सहजीवी। तो जो आपका वायरस होता है वो क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी बाध्य परजीवी होता है। इसमें इंग्लिश में थोड़ा ध्यान रखेंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, इसमें बी नंबर होगा। इसको हम अविकल्पी परजीवी के रूप में भी जानते हैं हिंदी में। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूर्ण रूप से निर्मित संक्रामक वायरल कण को क्या कहा जाता है। इसके लिए ऑप्शन है, विरियन, वायराइड, कैप्सिड, या फिर वायरोसाइड। तो जो पूर्ण रूप से संक्रामक वायरल कण होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विरियन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। ऑप्शन है, आलू का मस्सा, आलू का पत्ता रोल, आलू का झुलसा रोग, आलू का पत्ती धब्बा रोग। तो इसमें जो आलू का पत्ता रोल यानी लीफ रोल है वो आपका वायरस के द्वारा होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी आपका ये वार्ट ऑफ पोटैटो जो कि सिनकाइटियम इंडोबायोटिकम के द्वारा होता है। बाकी आलू का पछेती झुलसा सभी लोग जानते होंगे, जो जिसके कारण से आयरलैंड में अकाल फैला था 1845 के अंदर। तो इसको भी आपको सन भी ध्यान रखना है, कभी कभी इसको भी पूछ लिया जाता है। और पैथोजन कभी कभी पूछ लेते हैं आलू के पछेती झुलसा का, तो वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस देखने को मिलता है। तो इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तंबाकू मोज़ेक वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है, आरएनए वायरस, डीएनए वायरस, बैक्टीरियोफेज, या फिर एसएस डीएनए और डीएस डीएनए। तो जो टीएमवी वायरस होता है आपको पहले ही बताएं कि ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो यानी आरएनए ये वायरस होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऑयस्टर मशरूम हमला करने वाले शिकारी कवक का एक उदाहरण है। तो जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर, फीताक्रम, पिनवार्म, फ्लैटी हेलमिंथेस, या फिर राउंड वार्म। तो जो ऑयस्टर मशरूम होता है उस पर हमला करने वाले शिकारी कवक का उदाहरण आपका राउंड वार्म है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ज्वार की ढकी हुई स्मट किसके कारण होती है। ऑप्शन है, स्पेसलोथिका सोरगाई, स्पेसलोथिका क्रुएंटा, स्पेसलोथिका रिलियाना, टोलिपोस्पोरियम एहरनबर्गी। तो इसमें जो ज्वार की ढकी हुई स्मट होती है वो आपका स्पेसलोथिका सोरगाई के द्वारा होता है। जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कवक रोग गेहूं का काला रतुआ किसके कारण होता है। यानी अब आपको बताना है, जो ब्लैक स्टेम रस्ट होता है, ब्लैक या स्टेम रस्ट गेहूं में लगता है वो किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन है, मिलाम सोरालिनी, क्लेवीसेप्स परप्यूरिया, पक्सिनिया ग्रेमनिस्टेटिसाई, या फिर एल्बिगो कैंडिडा। तो ये पक्सिनिया ग्रेमनिस्टेटिसाई से होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सी इकाई वायु के सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक है। तो ऑप्शन है यहाँ पर, पफवाल्स, मशरूम, मॉसेस और लाइकेन। तो ये जो आपका सल्फर डाई प्रदूषक का सूचक होता है ये लाइकेन होता है। इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कवकनाशी बोर्डो मिश्रण की खोज किसके द्वारा की गई थी। इसके लिए ऑप्शन है, एच मार्टिन, ए मिलार्डेट,
और C.A. पीटरसन, H.D. गैरेट। तो जो कवक-नाशी बोर्डो मिश्रण है उसको P.A. मिलार्डेट ने 1885 में खोजा था बोर्डो यूनिवर्सिटी में। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय जंग या रतुआ विशेषज्ञ जिन्होंने अपने अनुसंधानों से भारत का नाम रोशन किया। इसमें ऑप्शन है S.B. सक्सेना, के.सी. मेहता, E.J. बटलर और B.B. मुंदकर। तो जिन्होंने क्या किया था, भारत के अंदर रस्ट की साइकिल को खोजा था और इसलिए उनको हम फादर ऑफ व्हीट रस्ट इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर के.सी. मेहता को। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय पादप रोग विज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन है S.R. बोस, E.J. बटलर, H.G.H. कनिंघम, B.B. मुंदकर, G.G. मुंदकर यहाँ पे लिखा है। तो भारतीय पादप रोग विज्ञान के पिता कह लो या फिर कवक विज्ञान के पिता कह लो भारत के अंदर, तो वो E.J. बटलर को माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगर पूछ ले विश्व में किसको माना जाता है पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी का पिता, तो वो आपके कौन होंगे, एंटोन डी बेरी। एंटोन डी बेरी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे कवक विज्ञान का पिता पूछ लिया जाए तो वो आपके P.A. माइकेली हैं। P.A. माइकेली आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग है। तो इसके लिए ऑप्शन है सिट्रस कैंकर, पपाया लीफ कर्ल, टोमेटो लीफ कर्ल, गेहूं का ईयर कोकल। तो जो जीवाणु के द्वारा लगने वाला रोग है वो सिट्रस कैंकर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी जो आपके पपाया लीफ कर्ल और टोमेटो लीफ कर्ल हैं ये दोनों वायरस के द्वारा होते हैं और ईयर कोकल ऑफ व्हीट ये नेमेटोड यानी सूत्रक्रम के द्वारा होता है। तो इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर बीमारी का कारण है। तो इसके ऑप्शन है विषाणु, वायरॉइड्स, प्रियॉन या फिर वायरोसाइड। तो जो पोटैटो स्पिंडल वायरस, जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर बीमारी होती है जिसमें पोटैटो के ट्यूबर इस प्रकार से लंबे लंबे हो जाते हैं जिससे उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, वो वायरॉइड के द्वारा होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इसकी खोज डाइनर, इसकी खोज आपको ध्यान में रखना है किसने की थी, डाइनर ने 1971 में। कब की थी, 1971 में। और ये पहला आपका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस जो कि वायरॉइड्स के द्वारा होता है इसके बारे में पता चला था। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वायरस का संक्रामक भाग न्यूक्लिक एसिड किसके द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन है जैकब एंड मोनार्ड, हर्शे एंड चेस, एस्लूरिया या फिर लेडनबर्ग। तो जो यहाँ पर कवक का संक्रामक भाग न्यूक्लिक एसिड है ये हर्शे एंड चेस के द्वारा खोजा गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपसे अगर वर्ष पूछा जाए तो ये 1951 में खोजे थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए वायरस का एक उदाहरण है। ऑप्शन है यहाँ पर एडनोवायरस, SV40T4 फेस या फिर टोबैको मोज़ेक वायरस। तो आपको बता चुके हैं आरएनए वायरस में जो TMV में देखने को मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जैंथोमोनास किसके लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है इसके लिए नींबू का विषाणु रोग, गेहूं का कंडुआ रोग, गेहूं का टुंडू रोग या फिर चावल का जीवाणु झुलसा रोग। तो जो आपका चावल का जीवाणु झुलसा यानी बैक्टीरियल डिजीज है ये जैंथोमोनास के द्वारा होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बाकी ये वायरस के द्वारा हो गया, कंडुआ ये फंजाई के द्वारा हो जाता है और ये टुंडू आपको बता चुके हैं नेमेटोड्स के द्वारा होता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा बैक्टीरिया के मेसोसोम के समान है। ऑप्शन है यूकैरियोट्स का गोल्जी तंत्र, यूकैरियोट्स के लाइसोसोम, यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोट्स के राइबोसोम। तो जो यहाँ पर आपके बैक्टीरिया के मेसोसोम के समान होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं यूकैरियोट्स के, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक वायरस किससे बना होता है। तो वायरस किससे बना होता है इसके बारे में बताना है। तो आपको पहले ही बताए हैं कि वायरस किसका बना होता है, प्रोटीन कोट का और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
वायरस का प्रोटीन कोड जो आनुवंशिक सामग्री को घेरता है उसे कहा जाता है। इसके लिए ऑप्शन है विरियन, कैप्सिड, पेल्पोमेयर्स, कैप्सोमेयर्स। तो जो प्रोटीन वायरस के प्रोटीन कण जो कि आनुवंशिक पदार्थ को घेरता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक विषाणु के बारे में सत्य है। ऑप्शन है लाइटिक फेज, लाइसोजेनिक फेज, वायरल कैप्सिड, एक संक्रामक और पूर्ण रूप से निर्मित वायरल कण। तो इसमें एक संक्रामक है और ये पूर्ण रूप से निर्मित वायरल कण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, डोलीपोर सेप्टम एक विशिष्ट विशेषता है। ये आपको डोलीपोर सेप्टा किसमें देखने को मिलते हैं इसके बारे में बताना है। आप सेप्टा पढ़े होंगे। तो जो डोलीपोर सेप्टा होते हैं वो बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लियोपोली सैकेराइड प्रमुख घटक है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का, निकेट्सिया का या फिर हेलमेंथेस का। तो ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, एस्कोमाइकोटिना के सदस्यों को आमतौर पर जाना जाता है। ऑप्शन है पफ बॉल्स, वाटर मोल्ड्स, सैक कवक या फिर पिन मोल्ड्स। तो जो एस्कोमाइकोटिना के सदस्य होते हैं उनको सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पफ बॉल्स ये बेसिडियोमाइकोटिना के जो फंजाई होते हैं उसको कहते हैं, और पिन मोल्ड्स जो होते हैं ये आपके जाइगोमाइकोटिना के जो फंजाई होते हैं जो कि म्यूकरेल्स ऑर्डर में आते हैं उनको कहा जाता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति कई परतों से बनी होती है, कोशिका भित्ति संबंधित ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया से अधिक मोटी होती है, या फिर कोशिका भित्ति टेइकोइक अम्ल से बनी होती है, या फिर कोशिका भित्ति में सिलिका पाया जाता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें आपके जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सिलिका पाया जाता है, दिया गया है, जबकि सिलिका इसमें नहीं पाया जाता। इसमें ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही होगा। यहाँ पर गलत आपको बताना था। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक इकोसहेड्रॉल सिमेट्री का विषाणु है। ऑप्शन है टीएमवी, वीएमबी, पीबीएक्स या फिर सीएमबी। तो जो आपका सीएमबी है वो इकोसहेड्रॉल सिमेट्री का वायरस है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। उसके बाद फिर अगला आपका दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें जटिल समरूपता है। ऑप्शन है टी फेज, एडनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर हर्पीस वायरस। तो जो T4 आपके फेज होते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स सिमेट्री पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वायरल आवरण किससे बना होता है। ऑप्शन है प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, सेल्यूलोज या फिर लिपिड बाइलेयर। तो जो वायरल आवरण होता है वो किसका बना होता है यहाँ पर, तो ये आपका लिपिड बाइलेयर का होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हेलिकल वायरस है। ऑप्शन है टीएमबी, T4 फेज, पॉक्स वायरस या फिर हर्पीस वायरस। तो जो टीएमबी वायरस होता है ये हेलिकल वायरस देखने को मिलता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक में यौन प्रजनन का हिस्सा है। ऑप्शन है यहाँ पर बडिंग, डेवलपमेंट ऑफ डाइकैरियन, न्यू इंडिविजुअल ग्रोइंग फ्रॉम हाइपल फ्रेगमेंट या फिर फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। तो जो कवक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसमें डेवलपमेंट ऑफ डाइकैरियन यानी डाइकैरियन का विकास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, बाकी सब आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिस्से हैं। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वैनकोमाइसिन और पेनिसिलिन माइकोप्लाज्मा को प्रभावित नहीं करते हैं क्योंकि
यानी ये माइकोप्लाज्मा इनके प्रति क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, आपको पहले भी बताए हैं। तो इसके कारण आपको बताना है, वहाँ कोई गाल्जी बॉडी नहीं है, वहाँ कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, वहाँ कोई नाभिक नहीं है, वहाँ कोई कोशिका भित्ति नहीं है। तो वहाँ पर कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती। उसके स्थान पर त्रिस्तरीय क्या देखने को मिलती है, झिल्ली देखने को मिलती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों में प्रणालीगत अधिग्रहित प्रतिरोध से जुड़ा है। ऑप्शन है ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल या फिर ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स। तो जो सैलिसिलिक एसिड होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फलियों का विशेष भ्रूण किसके कारण होता है। ऑप्शन है कवक, जीवाणु, फाइटोप्लाज्मा या फिर वायरस। तो जो विशेष भ्रूण होता है वो फाइटोप्लाज्मा से होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन आवरण के बिना संक्रामक आरएनए कणों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है प्रियॉन्स, विरियॉन्स, वायरॉइड्स, बैक्टीरिया। तो जो प्रोटीन आवरण जिसके ऊपर नहीं पाया जाता है और वो नेक्ड आरएनए के बने होते हैं, तब उसको आप वायरॉइड बोलते हैं। ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वायरस का जीनोम सबसे छोटा है। ऑप्शन है रेबीज वायरस, सर्को वायरस या फिर हर्पीज वायरस या फिर मिमी वायरस। तो जो सर्को वायरस होता है इसका जीनोम सबसे छोटा पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बैक्टीरियोफेज जो जीवाणु कोशिका लसिका को प्रेरित करते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन वायरॉइड, लाइसोजेनिक फेज, विषाणु फेज या फिर शीतोष्ण फेज। तो इनको हम विरुलेंट फेज या विषाणु फेज बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, T2 फेज को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है SS DNA फेज, एस RNA फेज, DS DNA फेज या फिर DS RNA फेज। तो जो आपके T2 फेज होता है वो DS DNA फेज होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा जीवाणु पेनिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी है क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति का अभाव है। ऑप्शन है स्पाइरोकेट, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या फिर बिडेलो विब्रियो। तो इसमें माइकोप्लाज्मा होगा। ऑप्शन आपका सी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्रुवीय कशाभिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन पेरीट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस या फिर लोफोट्राइकस। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें अगर एक तरफ इस प्रकार से गुच्छा देखने को मिलता है, ध्रुवीय गुच्छा, तब उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर लोफोट्राइकस। और पेरीट्राइकस में क्या होता है, अगर कोई जीवाणु कोशिका और उसके चारों तरफ इस प्रकार से फ्लैजिला देखने को मिले तो उसको हम पेरीट्राइकस बोलते हैं। मोनोट्राइकस में एक तरफ आपको फ्लैजिला देखने को मिलता है तब उसको हम मोनोट्राइकस बोलते हैं। अगर एम्फीट्राइकस कब बोलेंगे, तो अगर आपको देखने को मिले दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला देखने को मिले या फिर दोनों तरफ आपको गुच्छे में फ्लैजिला देखने को मिलता है तब उसको हम एम्फीट्राइकस के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन ग्राम नेगेटिव जीवाणु की बाहरी सतह पर उजागर होता है। ऑप्शन है यहाँ पर ब्राउन लिपोप्रोटीन, अगला है लिपोपॉलीसेकेराइड का ओ एंटीजन यानी LPS या फिर लिपोटेकोइक एसिड का पॉलीसेकेराइड भाग यानी LTA या फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली घटक। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, लिपोपॉलीसेकेराइड का ओ एंटीजन। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सही संयोजक बंधन जो दो संशोधित शुगर N एसिटा एस्टाइल मुरैमिक एसिड और N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन युक्त ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका दीवारों को जोड़ता है वो है। ऑप्शन है इसके लिए β13 ग्लाइकोसिटिक बंधन या बॉन्ड, 14 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, 16 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। तो ये आपके 14 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड्स होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसी कोशिका द्वारा नग्न DNA टुकड़े को ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन है क्लोनिंग, यहाँ पर इंग्लिश में देखते हैं, हिंदी में थोड़ा उस टाइप से दिया गया है। क्लोनिंग है
ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉन्जुगेशन है, ट्रांसडक्शन है। तो ये आपका नेक्ड जो डीएनए टुकड़े होते हैं, अगर उसको कोई कोशिका ग्रहण करती है तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उच्च तापमान और निम्न पीएच पर पनपने वाले जीवाणु कहलाते हैं। ऑप्शन है इसके हेलोफाइल, एसिडोफाइल, थर्मोफाइल और थर्मो एसिडोफाइल्स। तो इसमें आपके जो उच्च तापमान और निम्न पीएच पर पनपते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। यानी जो पीएच अगर निम्न होगा तो वो एसिड में उगेंगे और टेम्परेचर उच्च तापमान होगा यानी वो थर्मो होंगे। तो इसमें थर्मो एसिडोफिलस आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, बैक्टीरिया में श्वसन संरचना होती है। ऑप्शन है मीसोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। तो बैक्टीरिया में मीसोसोम्स पाए जाते हैं श्वसन के लिए। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बैक्टीरिया में पीली सहायक होता है। ऑप्शन है इंग्लिश में देखते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो पीली होते हैं वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पौधों में गैर परजीवी मुरझाने की स्थिति में संभावित कारक क्या हो सकता है। ऑप्शन है पौधों में मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है तब होगा, या फिर भव्य जल आपूर्ति होगी, तने में फ्यूजेरियम की उपस्थित होगी, या फिर जाइलम में जीवाणु अवरोधन होगा। यानी अब यहाँ पर आपको बताना है जो नॉन पैरासिटिक बिल्डिंग होती है। एक तो पैरासाइट होते हैं यानी कवक होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसके द्वारा आपको बिल्डिंग देखने को मिलती है। और दूसरा आपको पढ़े होंगे एबायोटिक फैक्टर्स या फिर जो नॉन पैथोजेनिक है। तो उसमें आपका मिट्टी में अगर पानी की कमी हो जाती है उसके कारण से पौधे मुरझाने लगते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर ये ए सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसने सभी कवकों को माइकोटा में वर्गीकृत किया है और इसे दो भागों मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा में विभाजित किया है। तो इसके लिए ऑप्शन एंसवर्थ, टिप्पो, मार्टिन या फिर एलेक्सोपोलस। तो ये जो एंसवर्थ हैं इन्होंने कवकों को दो भाग में या डिवीजन में आपको डिवाइड किया है। इसमें एक है आपका मिक्सोमाइकोटा और दूसरा होता है यूमाइकोटा। इन्होंने किया है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है टारगेट बोर्ड प्रभाव किसके कारण होता है, जो कि कोलेप्टोट्राइका, मल्टेनेरिया, हेलमेंथोस्पोरियम या राइजोपस। तो आपको बताना है टारगेट बोर्ड जो कि अर्ली ब्लाइट में देखने को मिलता है। तो ये अल्टरनेरिया के द्वारा काज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवक को सबसे पहले वायरल रोगों के संचरण में शामिल बताया गया था। तो ऑप्शन है ओल्पिडियम, एलोमाइसिस, पॉलीपोरस या फिर क्लेविसेप्स। तो जो ओल्पिडियम है ये आपका सबसे पहले वायरल रोगों के संचरण में शामिल पाया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन दोनों वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो इसमें आपको अधिकतम मार्क यानी 55+ से ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं।